सबका सबसे पहले स्वागत करेंगे पैनल में आए हुए डॉक्टर्स का स्टेज पे। आज के कार्यक्रम में जो वर्ल्ड हेल्थ डे का कार्यक्रम है आयोजित होने जा रहा, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने इस वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइजेशन का जो ये प्रोग्राम है उसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस शो को शुरू करेंगे। ये हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम है, क्वेश्चनिंग और आंसरिंग से ही अवेयरनेस बढ़ती है। तो सबसे पहला जो सवाल है, हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर गरिमा वर्मा। और मैडम आपसे सवाल है कि प्लीज। तो सबसे पहला सवाल है मैम कि जो गर्भावस्था होती है उसका जो शुरुआती देखभाल शिशु के भविष्य के लिए यह उसको कैसे प्रभावित करती है। प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो शुरुआती देखभाल कैसे उसके भविष्य को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों का इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए और आईएमए की तरफ से बात करने के लिए। तो जो गर्भावस्था का जो शुरुआती समय होता है वो बहुत ही जरूरी होता है माता के लिए और आगे होने वाले बच्चे के लिए भी, क्योंकि शुरुआती समय से ही बच्चे का डेवलपमेंट जो मेन होता है, जो आर्गन डेवलपमेंट्स होते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही होते हैं। उसके बाद तो बच्चे की केवल ग्रोथ होती है। तो सबसे पहला जो बच्चे का फॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट 3 मंथ में होता है, इसलिए उस समय माता की हेल्थ बहुत ज़रूरी है। माता की हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसके चीज़ों का, उसका न्यूट्रिशन, उसका वेट गेन, उसका वाटर इनटेक, उसका जो भी चीज़ें हैं और उसकी सारी जो भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी जांचें हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो बहुत ज़रूरी समय होता है। अगर आप उस समय पे ध्यान दे लें तो आने वाले समय में कई बीमारियों से और कई जो नवजात को होने वाली कई चीज़ें हैं या मिसकैरेजेस हैं या अबॉर्शन से, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच मैम। और इसी में डॉक्टर रूबी मेहता सर, आपसे हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगर न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में वो किस तरीके से जरूरी है, अगर सही न्यूट्रिशन ना मिले तो किस तरीके से हानिकारक है। हेलो, यहाँ पर WHO डे के उपलक्ष्य में ये जो प्लॉट शो का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि मातृत्व और शिशु की रक्षा के लिए। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कंसेप्शन को, प्रेगनेंसी को बीमारी की तरीके से कभी किसी ने नहीं देखा। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। शादी होगी तो बच्चा होगा और बच्चा है पेट में तो पैदा होगा। हमारी दादी नानी के भी हुआ था, सबके हो जाएगा। लेकिन अब क्या है कि इंसान जागरूक हो गया और जागरूक होने की वजह से शुरू से ही प्रेगनेंसी के लिए केयर करना बहुत जरूरी हो गया। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी तो है, बीमारी नहीं है। पेशेंट जब हम लोग के यहाँ आते हैं तो वो पेशेंट नहीं होते हैं, उनको हम लोग विजिटर बोलते हैं, इसीलिए कि आप आए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप और आपके अंदर पलने वाला बच्चा सही सलामत है या नहीं। तो शुरुआती दौर बच्चे के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि पहले होता था कि घर में अगर दही है तो पहले पिताजी को मिल गया, फिर बेटों को मिल गया, फिर बच्चा तो लड़कियों ने ले लिया। तो ये चीज़ पहले के ज़माने में होती थी, लेकिन लड़कियों की उस समय डाइट दूसरी होती थी कि वो लोग गुड़ चना खा लिया या उन्होंने पालक की सब्जी बनी है तो वो खा ली। ऐसा नहीं है कि पहले खाते नहीं थे। न्यूट्रिशन की वैल्यू हमेशा से ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखी है, चाहे गर्भावस्था के दौरान चाहे बिना गर्भावस्था के दौरान। लेकिन जो ये पहले नॉर्म्स थे कि पहले आदमियों को दो फिर औरतें खाएं, वो चीज़ अब धीरे धीरे समाज में ख़त्म हो रही है। और ये जागरूकता है लोगों को कि डाइट की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिशन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो न्यूट्रिशन की तो हर समय ज़रूरत है। और गर्भावस्था के दौरान क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एक शरीर में दो इंसान पल रहे हैं, एक माँ और एक उसके अंदर पलने वाला बच्चा। तो अगर माँ का खान पान ठीक नहीं होगा तो बच्चे की भी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। इसलिए शुरू से ही प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए, गर्भावस्था वाली महिलाओं के लिए खाना पीना, अच्छा खाना पीना ही नहीं, अच्छा पौष्टिक खाना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम ना हो और डिलीवरी के बाद हमारा बच्चा और महिला स्वस्थ हो। थैंक यू वेरी मच। ये आपने बहुत ही अवेयरनेस की बात बताई मैम। और इसी संदर्भ में अगर हम अगला क्वेश्चन करें डॉक्टर सीपी सिंह सर से कि सर डिलीवरी के बाद जो नवजात होता है बच्चा या बेबी, उसके लिए कौन कौन से टेस्ट सबसे पहले जरूरी होते हैं। हाँ, उनको जो है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। आमतौर पर छोटे शहरों में नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। और
इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, क्योंकि उसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, 4000 में हर एक बच्चे को होता है। बाकी और भी कंजेनिटल और जो है मेटाबॉलिक डिजीज हैं जिनका होता है, जैसे G6PD डिफिशिएंसी होता है, राइट। सिकल सेल एनीमिया होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, और थोड़ा अनकॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, फेनाइलक्यूटोनुरिया, मेपल सेल डिजीज, इन सब की होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, गैलेक्टोसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, Right. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर सर इसी में आगे चलते हैं, डॉक्टर मनोज से हम एक क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि सर ये जो अल्ट्रासाउंड है या सोनोग्राफी, ये क्या है? पहले तो इसको अवेयरनेस के लिए आप इस मैसेज को क्लियर करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सबको विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट एट प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर। सर मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ी साधारण भाषा का इस्तेमाल करूँगा ताकि आम जन को ये बात समझ में आ जाए। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही बेसिक नॉन इन्वेजिव, मतलब कोई पेनफुल नहीं होता है, बहुत महंगा भी नहीं होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, उस मशीन में एक मॉनिटर होता है, कुछ प्रोब होते हैं और उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग होती है। होता क्या है कि जो अल्ट्रासाउंड के प्रोब होते हैं उनमें एक क्रिस्टल लगा होता है जिसको पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक फिजिक्स का प्रिंसिपल होता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ऊपर काम करता है। अब हम क्या करते हैं कि जब हम चूंकि अल्ट्रासाउंड मशीन बिजली से कनेक्टेड होती है, तो एक तरीके से हम उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल उसको कन्वर्ट करता है साउंड वेव में। अब वो साउंड वेव जब वो साउंड वेव बॉडी के अंदर जाती हैं, जिस ऑर्गन के ऊपर पड़ती हैं, तो उस ऑर्गन से वो साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आती हैं। जब वो फिर से वापस आती हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है और उस ऑर्गन की एक पिक्चर हमारे मॉनिटर के ऊपर बन जाती है। उस पिक्चर को हम देख के ये डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जी, तो ये लगभग क्लियर हो गया कि अल्ट्रासाउंड और सोनोलॉजी जी, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी एक ही बात होती एक ही बात होती है। जी जी। तो इसी में जो हमारा अगला सवाल है वो डॉक्टर आरती पांडे सर से है कि सर अगर अल्ट्रासाउंड में ही क्या ये पता चल सकता है कि बच्चा किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है इस समय? प्लीज माइक। से तो डॉक्टर बहुत ज्यादा करते हैं, इसको डील करते हैं इसको डेली बेसिस पे जी। कि बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हाइड्रोकेफेलस का पता चल जाता है, ब्रेन में वेंट्रिकल्स में पानी आ जाता है, सीरियस बीमारी हो जाती है आगे चल के। तो ब्रेन के बारे में एक बात बताई मैंने, हाइड्रोकेफेलस हो जाता है। राइट सर। कभी कभी डॉक्टर साहब लोग डील करती हैं, एनेनकेफेली होता है कि ब्रेन डेवलप ही नहीं हो पाता है जी। बच्चे का। उसमें तो जितना जल्दी पता चल जाए तभी उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट जी किया जा सकता है। Right, ये तो ब्रेन से रिलेटेड जो मेजर चीजें हैं, और बहुत सारे एनोमलीज हैं जो कि ब्रेन में होती हैं। लेकिन ये दो अक्सर हम लोग देखते हैं। हाँ कई बार क्या होता है कि मैं ब्रेन से रिलेटेड बता रहा हूँ। जी। मेनिंगोसील होती है जिसमें पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जी बाहर को निकल करके पीछे पीठ की तरफ बड़ी सी गांठ हो जाती है। जी। उसमें पैरालिसिस हो जाती है, बच्चे का टट्टी पेशाब कपड़े पे ही हो जाता है। कभी कभी वो रिपेरेबल होता है, मैनेजेबल होता है, कभी कभी मैनेजेबल नहीं होता है, तो Right. वो बेकार ही हो जाता है, बच्चे की मतलब फ्यूचर लाइफ बेकार होती है। जी और इसी तरह से इनकेफ्लोसील होती है, दिमाग से गांठ बाहर की तरफ को निकल के आ जाती है। ये तो ब्रेन से रिलेटेड है। शरीर के हर अंग इससे रिलेटेड है। क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, ये ओट फटा हुआ है दिखाई पड़ जाता है अल्ट्रासाउंड में। जी। कभी कभी लिम्स बनते ही नहीं है, हाथ नहीं बना है या पैर नहीं बना है, उंगली नहीं बनी है, सिंडक्ली होती है, उंगलियां जुड़ी हुई हो जाती हैं। राइट। तो इस तरह से कई एबनॉर्मलिटीज होती हैं। नाभि से आंतें बाहर को निकल आती है, ओम्फेलोसील कहते हैं, वो दिखाई पड़ जाता है अल्ट्रासाउंड में, साफ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह की कई सारी एबनॉर्मलिटीज हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो सकती हैं। हो सकती हैं। लेवल 3 का जो स्कैन होता है जिसको कि स्पेशलिस्ट ही करते हैं, जी। इसमें हार्ट की भी एबनॉर्मलिटीज पता चल जाती हैं कि कभी कभी कोई वॉल बनी नहीं है हृदय की, राइट। या हार्ट इनलार्ज है, ये सब चीजें पता चल जाती हैं। कभी कभी किडनी नहीं बनी हुई है, वो किडनी दिखाई पड़ जाती है। जी। तो इस तरह से बहुत सारी कंजेनिटल एनोमलीज हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में आज की डेट में हम लोग
देख सकते हैं, Predict हो पता जाती चल है। जाता है एडवांस में। राइट कुछ चीजें मैनेजेबल होती हैं, कुछ चीजें मैनेजेबल नहीं होती नहीं हैं। होती। थैंक यू वेरी मच सर। और इसी में जो डॉक्टर गरिमा से हमारा अगला सवाल है कि अगर बात महिलाओं की हम लोग बेसिकली आज कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पे, तो महिलाओं की जो पहली तिमाही होती है उनमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है मैम? जैसे अभी अल्ट्रासाउंड के ऊपर बात हो रही थी, तो पहला तो जो महिलाओं का जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है उसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहली तिमाही इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें बच्चा वही डेवलप होता है, बच्चे के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप उसमें सारी जांचें ठीक से कराएंगे, या अल्ट्रासाउंड की ही बात ले लें तो अल्ट्रासाउंड का जो मेन जो फर्स्ट जो स्कैनिंग होनी चाहिए वो विद इन 3 मंथ्स हो जानी चाहिए। और 3 मंथ्स के अंदर 12 वीक्स पे जो मेन स्कैनिंग होती है उसको हम लोग NT-INV स्कैन कहते हैं। उसमें बच्चे की नाक की हड्डी बनी है या नहीं बनी है, या और भी चीजें हैं, नेजल बोन है, तो उससे रिलेट ये करते हैं कोई उसके अंदर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है या फिर नहीं है। या बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो GDM है, जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम लोग उसको जान सकते हैं अगर महिलाएं अपनी जांचें ठीक से करा लें। अगर उसकी ब्लड काउंट्स है और उसकी शुगर लेवल है, वो जो खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद वाली शुगर लेवल अगर हम विद इन 8 वीक्स में करा लें तो उसके GDM से होने वाली चीजें हमको पता चल सकती हैं कि इसको आगे जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जो भी हम जांचें कराएंगे उससे आगे के कॉम्प्लिकेशंस हमको पता चलेंगे। और इसलिए महिलाओं को अपने खाने पीने का, अपने वेट का, अपने न्यूट्रिशन का और अपने जो इन्वेस्टिगेशन है वो जरूर कराएं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो अपनी जांचें जरूर कराएं क्योंकि इससे आगे वाले समय के लिए उसको हेल्प मिलेगी। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच। और अगर मैम नियमित फॉलोअप की बात करें, डॉक्टर रूबी मेहता से हमारा अगला सवाल है कि नियमित फॉलोअप अगर करें या रेगुलर चेकअप करें तो क्या प्रेगनेंसी में जटिलताओं से बचा जा सकता है? प्लीज। बिल्कुल बचा जा सकता है। एक इंसान अगर रेगुलर अपना ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन कराए तो उसको भी पता चल जाता है कि उसको डायबिटीज तो नहीं होने वाली है या उसके अंदर खून की कमी तो नहीं। राइट। तो गर्भावस्था के दौरान अगर नियमित जांच हो रही है, एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने बनाया था, फॉक्सी के उससे बना था कि 6 महीने तक हर महीने चेकअप कराना है, 6 महीने के बाद हर 15 दिन पे चेकअप कराना है और आखिरी महीने में हर हफ्ते पे चेकअप कराना है। और हर बार जब चेकअप हो तो औरत का वजन भी लिया जाता है, औरत का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, औरत की खून की जांच करी जाती है कि खून की कमी तो नहीं है, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रहा। इस नियमित जांच से, नियमित खून की जांच, नियमित अल्ट्रासाउंड से जांच, एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों के यहाँ लेडीज जब भी आती हैं वो बस यही कहती हैं डॉक्टर साहब हमारा अल्ट्रासाउंड हमें कराना है। राइट। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनको ये पता चल जाए कि अंदर पलने वाला बच्चा ठीक है या नहीं, राइट। वो ठीक है या नहीं, इसकी उन्हें फिक्र नहीं है। तो ये नियमित जांच इसीलिए कराई जाती है कि माँ के अंदर भी जो कमियां हैं वो पता चल जाए। नियमित जांच के थ्रू, जैसा कि डॉक्टर गरिमा ने बताया कि डायबिटीज का पता चलता है, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर औरत हाइपोथायराइडिज्म है, जिसका TSH लेवल बढ़ा हुआ है, उसके अंदर पलने वाले बच्चे में ब्रेन की कमी होने की चांसेस होते हैं। ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नियमित जांच कराएंगे और नियमित जांच में औरत की पूरी जांच और बच्चे की पूरी जांच, ये सब सम्मिलित होती हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड नहीं सम्मिलित होता है। क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना खून की जांच करो, अरे डॉक्टर साहब पैसे नहीं है अगली बार करा लेंगे, तो ये बात गलत है। परिवार को भी, औरत को भी, उसके आदमी को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड से काम नहीं चलेगा। अल्ट्रासाउंड कोई इलाज नहीं है। और कुछ महिलाएं तो आती हैं कि डॉक्टर साहब आप बार बार अल्ट्रासाउंड करा रही हैं, बच्चे के ऊपर इनकी रेस का असर तो नहीं होगा। तो वही मैं डॉक्टर मनोज से अभी बात कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक को ये पता हो कि अल्ट्रासाउंड साउंड वेव से होता है, एक्सरे नहीं है ये। बड़े शहरों में तो औरत के हाथ भी नहीं लगाया जाता है। हमारी औरत अपनी खून की जांच, ब्लड प्रेशर, वजन करा के, अल्ट्रासाउंड करा के गायनेकोलॉजिस्ट के, ऑब्स्टेट्रिशियन के चेम्बर में घुसती है, ऑब्स्टेट्रिशियन पूरी रिपोर्ट देख करके उसको दवा लिख देती है। राइट। तो ये दिमाग से ये वहम भी दूर करें कि अल्ट्रासाउंड नुकसानदेह है, और ये अपने दिमाग में नोशन भर ले कि हर महीने चेकअप कराना हर तरीके से बहुत बहुत जरूरी है, जिससे किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे में या औरत में आ रही है तो उसको समय रहते अगर ठीक करने वाली है तो ठीक किया जा सकता है, और अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है तो उसकी भी सलाह टाइम पर दी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कैसे एक महिला के लिए
चेकअप जो है जरूरी है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, जो अगला सवाल है वो हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर सीपी सिंह सर से है कि प्रेगनेंसी के बाद जो 24 घंटे होते हैं वो बच्चे के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पहले 24 घंटे, क्योंकि एक तो ब्रीदिंग पैटर्न एस्टेब्लिश होता है। अगर लंग इमेच्योर है तो सांस में दिक्कत आ सकती है। टेम्परेचर रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की होती है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हाइपोक्सिया ही मेन कॉज ऑफ डेथ है बेबीज में। सांस ना ले बच्चा तो उसको बैग एंड ट्यूब, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना पड़ता है। आजकल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है तो हर जगह बैग एंड मास्क वेंटिलेशन तो हो ही जाता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा एक्सपर्टीज है तो बैग एंड ट्यूब वेंटिलेशन भी ट्यूब डाल के, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के किया जाता है, मेकोनियम वगैरह है तो। पहले 24 घंटे में टेम्परेचर है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया जी, उसको भी फीडिंग एस्टेब्लिश होती है, मदर और बच्चे की बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होती है जी। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो है तो पैटर्न जो है उस तभी एस्टेब्लिश होगा जब अर्ली फीडिंग शुरू करेगी मदर 1 to 2 आवर्स अपर। राइट। में टेम्परेचर है, फीडिंग है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, एनॉक्सिया प्रिवेंट करना है, क्लीन एनवायरनमेंट और क्लीन हाइजीनिक एनवायरनमेंट देना है बच्चे को पहले 24 घंटे में। इन्वायरमेंट जो है काफी, ब्लड कटिंग जो है बहुत एसेप्टिक तरीके से होनी चाहिए क्योंकि होम डिलीवरी में पॉसिबल नहीं होती है। और अगर इसी में एक चीज सर कॉमन देखी गई है डॉक्टर आरती पांडे सर से। जी सर प्लीज। मुझे ये भी याद आ किस? एक वैक्सीनेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अगर आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर प्लीज। जैसा कि थीम है हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्दी बिगनिंग बच्चे की हो उसके लिए हेल्दी न्यूबॉर्न होना चाहिए। और हेल्दी न्यूबॉर्न कैसे हो वो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन का डोमेन है कि एंटीनेटल केयर बढ़िया होगी तो बच्चा हेल्दी होगा। वो हेल्दी बच्चा हेल्दी कैसे रहे ये देखना पीडियाट्रिशियन का काम है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के डोमेन में ये चीज आती है कि बच्चा हेल्दी कैसे रहे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की हेल्थ के लिए दैट इज इम्यूनाइजेशन पार्ट। टीकाकरण जो होता है वो बच्चे के जन्म से ही शुरुआत हो जाती है। और मुझे याद है 1977 में जब मैं एमडी कर रहा था उस वक्त केवल 5 डिजीज थी जिनके लिए टीका लगता था। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो और बीसीजी। हाँ हाँ, बाद थोड़ा सा ऐड हुआ था, बाद में ऐड हुआ था। तो ये 5 डिजीज के लिए केवल होता था। धीरे धीरे बढ़ता चला गया और 1978 जब एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू हुआ था उसमें जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मिजल्स बढ़ गया था। फिर उसके बाद और फर्दर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये 1985 आई एम रिकलेक्टिंग प्रॉपर्ली 1985 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चालू हुआ जिसमें कुछ और वैक्सीन ऐड होती चली गई। इस तरह से धीरे धीरे जो वैक्सीनेशन का पार्ट है ये डेवलप होता चला गया। बहुत मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस से अगर आज की तारीख में भी हम बच्चों को ना बचा पाए तो ये बड़ी खराब स्थिति है। बड़ी खराब बात। जिनको जिनको हम बचा सकते हैं और वैक्सीन न लगने की वजह से अगर वो चीजें होती है, बीमारियां होती हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस पर हम लोगों की सरकार का बहुत ध्यान है। और आज की तारीख में 12 डिजीज ऐसी हैं जिसमें से 11 तो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होती हैं और एक जिसमें जैपनीज इनकेफेलाइटिस है, वो जहां पर इनकेफेलाइटिस ज्यादा होती है जैसे गोरखपुर वगैरह में है वहां पे वो वैक्सीन दी जाती है रेगुलरली। और बाकी 11 डिजीज ऐसी हैं जिसमें 5 तो पहले से थी जैसा मैंने बताया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, बीसीजी, फिर मिजल्स हुआ, फिर रुबेला हुआ। और उसके बाद जो निमोनिया के लिए एक तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जिसकी वजह से निमोनिया होता है, एक न्यूमोकोकस है तो न्यूमोकोकल वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और इस तरह से 11 बीमारियां हैं जी जो कि पहले बहुत इस समय तो बहुत महंगी वैक्सीन हैं। मुझे ध्यान है कि पहले डेली 6-7 बच्चे तो वैक्सीन लगवाने के लिए मेरे वहां आते थे। जी। आज की तारीख में मुश्किल से 1 या 2 या 3 आ जाते हैं क्योंकि सब गवर्नमेंट सेटअप में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो बहुत महंगी है 2000, 2500, 3000 की आती है वो आज उपलब्ध है हमारे सरकारी अस्पतालों में। बिल्कुल। और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं सरकार ने, नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है इस समय और जननी सुरक्षा योजना है जिसमें कि मदर्स वगैरह को भी मेरे ख्याल में उसी में कवर होता है जो टेटनस, टॉक्साइड वगैरह के वैक्सीन हैं या न्यूट्रिशन वाला पार्ट है भी जोड़ दिया है। इसको भी जोड़ दिया गया है। हाँ, वही कह रहा हूं। तो ये 3 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है। नेशनल हेल्थ मिशन है, जननी सुरक्षा योजना है, एक आपका आईसीडीएस है। आईसीडीएस तो बहुत पहले से चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है राइट। जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत सबने सुना होगा आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो है जहां पर ये प्री हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं वो लोग,
पौष्टिक आहार भी देते हैं वहाँ पर जी। और इम्यूनाइजेशन वगैरह का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह से इतनी सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं कि आज की स्थिति में तब बेसिक जो बच्चों की हेल्थ है उसको देखने के 3 क्राइटेरिया हैं। एक तो है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, कि जब बच्चा पैदा होते ही कितने बच्चे, आज 1000 बच्चों में 1000 लाइव बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, दैट इज नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये 0 डे से 28 दिन तक का पीरियड नियोनेटल पीरियड हम लोग मानते हैं। ये आज की तारीख में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इंडिया का एवरेज जो है 20 है। 1000 बच्चों में से 20 बच्चे मर जाते हैं आज की तारीख में भी। और फिर उसके बाद जो फर्दर होता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि 1 साल तक के बच्चों को देखता है कि कितने बच्चे मरते हैं। तो न्यू बॉर्न में 1000 पैदा होते ही 20 तो हमने देखा पैदा होते समय मर गए। उसके बाद 8 और मर जाते हैं 1 साल तक होते होते। जो करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 28 है इस समय, जी। 28 एम रेट। और फिर उसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया है न्यूबॉर्न के हेल्थ को देखने का, वो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है जी। 5 साल तक का होते होते कितने बच्चे मर जाते हैं। पैदा होते ही 20 मर गए, 1 साल तक होते होते 28 मर गए, फिर इन्हीं 1000 में से 4 बच्चे और मरते हैं। तो जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का वो इस वक्त 32 के आसपास है, जो कि काफी कम हो गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। ये WHO निर्धारित करता है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो इसका 12 है मेरे ख्याल में, आई थिंक इट इज 12, जिसके कि हम लोग सोचते हैं कि 2030 तक के लिए टारगेट है ये। और इंडिया ऐसी पोजीशन में आ गया है कि जो WHO ने जो SDG के टारगेट बना रखे हैं, होपफुली वी विल रीच टू दैट। राइट। इंटरनल मोर्टेलिटी रेट में इसमें आई थिंक इट इज 97 और जो SDG का टारगेट है दैट इज 70। 2030 तक 70 तक हम लोग पहुंच जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से इंडिया में काफी काम हुआ है इम्यूनाइजेशन पार्ट पे, बच्चों की हेल्थ पे बहुत काम हो रहा है और काफी योजनाएं सरकार की चल रही हैं। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि हम लोग जो SDG है WHO का जो टारगेट है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर मनोज सर से जो हमारा अगला सवाल था कि सर अगर हम सोनोग्राफी की ही बात करें तो प्लेसेंटा की जो स्थिति होती है उसका पता लगाया जा सकता है क्या सोनोग्राफी से? जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि प्लेसेंटा होता क्या है। जी। एक्चुअली जब बच्चा माँ के पेट में जाता है, गर्भ में जाता है, तो बच्चे को खाना पीना चाहिए होता है, जो कि माँ के ब्लड से मिलता है। अब होता यह है कि माँ के ब्लड से बच्चे को डायरेक्ट तो नहीं मिलता है, तो इसके लिए प्लेसेंटा एक बीच में ब्रिज का काम करता है। प्लेसेंटा बनने में मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट काम करते हैं। आधा बच्चे का हिस्सा होता है, आधा माँ का हिस्सा होता है। उसी प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कार्ड निकलती है, जिसको नाभि से जुड़ी रहती है। उसी के थ्रू बच्चे को ब्लड मिलता है, उसी से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब कुछ चीजें उसी से मिलती हैं। राइट। अब होता क्या है कि जब प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा कहाँ पे है? यूट्रस में प्लेसेंटा कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां पे आ जाता है। अगर प्लेसेंटा वहां आ गया, इस कंडीशन को हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, जो कि बहुत घातक समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से समय से पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो सकती है फीमेल को। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा जो हमारा बच्चेदानी होती है उसकी जो वाल होती है, जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, उस मायोमेट्रियम के अंदर प्लेसेंटा काफी अंदर तक चला जाता है। एडरेंट प्लेसेंटा बोलते हैं उसको। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डिलीवरी के बाद में बहुत खतरा होता है पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होने का, बहुत खतरा होता है। इसके अलावा जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा नॉर्मल कितना बड़ा होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये सब सारी चीजें इवालुएट करी जाती है अल्ट्रासाउंड पे। इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं समय से पहले ही उसको माँ को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, या प्लेसेंटा नीचे है तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये गायनिकोलॉजिस्ट डिसाइड करती है कि हमको उसको डिलीवरी कब करानी है, सिजेरियन कराना है कि नॉर्मल कराना है, ये उनका पार्ट है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन, प्लेसेंटा का वेट, थिकनेस, प्लेसेंटा मायोमेट्रियम में तो नहीं अंदर गया हुआ है, ये सब चीजें अल्ट्रासाउंड पे इवालुएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और उनका बहुत अहम रोल होता है।
थैंक यू वेरी मच सर। मुझे ज्यादा दे रहे ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसी में जो हमारा अगला सवाल है डॉक्टर रूबी मेहता मैम से है कि मैम, अगर किसी माँ को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर उसका हाई है, तो क्या एक सफल डिलीवरी उसकी हो सकती है, सुरक्षित? हाँ, हो सकती है अगर वो रेगुलर चेकअप करा रहा है और उसकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है। अधिकतर लेडीज जब आती हैं तो प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया में आती हैं। ये जो आपने ब्लड प्रेशर की बात करी, जी। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप पेशाब की जांच कराइए तो उसमें प्रोटीन मिल रहा है, मरीज के शरीर में सूजन है, ये सारी कंडीशन उसको एक लेवल देती हैं, दैट इज प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान, किसी भी समय, या डिलीवरी हो गई उसके बाद उसको झटके आने शुरू हो जाते हैं। जब झटके आने शुरू हो जाते हैं तब ये बीमारी एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया कहलाती है। तो इसमें ये कहना कि डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल या ठीक ठाक डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी हो जाएगी, मरीज मरेगा, बच्चा मरेगा, कोई भी मरेगा, हेल्थी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए डायबिटीज का कंट्रोल होना, डायबिटीज की वजह से बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है और जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका वजन 3.5-4 किलो होगा और एकदम से बच्चा डाउन होना शुरू होता है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तब भी आप लोग जानते हैं छोटा ऑपरेशन हुआ कहा जाता है, टांके लगते हैं, या सिजेरियन हुआ है टांके लगते हैं। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बड़ा होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिनका समय पे पता लगाना, उसका ट्रीटमेंट करना और उस पेशेंट को फॉलो अप में आते रहना और किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराना, ये बहुत जरूरी है, तभी एक हेल्दी डिलीवरी हो पाए। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे साथ स्टेज पे डॉक्टर प्रदीप मेहता सर भी जुड़ चुके हैं, तो एक बार स्वागत करेंगे सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप मेहता सर। और इसी में जो अगला सवाल है डॉक्टर गरिमा मैम आपसे है कि जैसे कि मैम ने बताया ब्लड प्रेशर, बीपी, अगर किसी माँ की दिमागी हालत या मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं हो तो उसका असर बच्चे पे कैसे पड़ता है? आम जनरल भी अगर हम लोगों की मानसिक स्थिति नहीं सही होती है, किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति नहीं सही होती तो उसका उसके काम पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम अपने मानसिक रूप से ही नहीं सही होंगे तो हम अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। यही माँ के लिए है कि अगर वो मेंटल रूप से स्टेबल नहीं होगी या मेंटली उसको कोई परेशानी होगी या वो स्ट्रेस ज्यादा लेगी या एग्जाइटी ज्यादा होगी तो इसका इफेक्ट, सीधी सी बात है कि बच्चे के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। Right. क्योंकि हम लोग भावनाओं से, इमोशन से जुड़े होते हैं, इसलिए मदर को हैप्पी, हेल्दी और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उसको ऐसी चीजें अपनानी चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन अपनाना चाहिए, हेल्दी डाइट अपनानी चाहिए और हेल्दी एनवायरनमेंट भी घर का होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई ऐसी स्ट्रेस ना पड़े जिससे उसके बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच मैम। साथ एक चीज बताऊंगी, आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं अपने पुराने दादी नानी उनसे सुनते होंगे कभी ना कभी कि वो लोग कहते थे कि प्रेगनेंसी के दौरान रामायण पढ़ो, अच्छी अच्छी ग्रंथ पढ़ो, अच्छा म्यूजिक सुनो। इन सब चीजों का माँ के मेंटल स्टेटस पे फर्क पड़ता है और फिर अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है। वो कहानी सुनी है ना सबने, अभिमन्यु वाली, चक्रव्यूह तोड़ने वाली, वो उसने गर्भ में ही बच्चे ने सुन लिया था और जितना सुना उसके हिसाब से काम किया था। तो जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसका असर हमारी हेल्थ पे और हमारे बच्चे की हेल्थ पे जरूर पड़ता है। मैम ये भी देखा गया है कि माँ के बोलने का और माँ के संगीत सुनने का और माँ के रिएक्शंस का भी बच्चे के ऊपर लास्ट ट्राइमेस्टर में इफेक्ट होता है। बच्चा उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। ये शोधों से जो हुआ है कि बच्चा जो है माँ के उससे इमोशंस को रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर माँ बहुत ज्यादा हैप्पी है तो बच्चा भी उसको रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है। बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों ने साझा की। और इसी में डॉक्टर प्रदीप मेहता सर हमारे साथ हैं। जो सर्जरी सर आज की डेट में, इसको आप कैसे देखते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे पे अगर एक मैसेज देना हो सर्जरी के। बात यह है कि पहले शादी की उम्र कम थी, 15, 16, 17 साल में शादी हो गई, 19 साल तक बच्चा हो गया जी। तो जो फीमेल्स की पेल्विक बोन्स होती हैं वो ऑसिफाइड नहीं होती, जुड़ती नहीं है, तो पेल्विस के एक्सपेंशन का चांसेस रहते हैं।
अप टू एज ऑफ 25 तक। लेकिन अब हमारे यहाँ शादी 30 साल 32 साल 31 साल में हो रही है, पहला बच्चा ही 35 साल में हो रहा है। जब सारी बोन्स जुड़ चुकी हैं, नो चांस इलास्टिसिटी नहीं है नीचे, जी तो उस चक्कर में जब लेट शादी होती है तो लेट शादी के साथ खाली बोन्स ही नहीं जुड़ रही, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, आपको शुगर भी फ्लक्चुएट कर रही है। जी तो उस चक्कर में और अब जांच भी आ गई है। अब आपने कार्ड राउंड नेक अल्ट्रासाउंड में अगर देख लिया है, डबल राउंड पड़े हुए हैं, तो यू आर नॉट गोइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। जी पहले जमाने में 10-12 बच्चे होते थे, 4-6 मर गए, 4 से ठीक रहे चल जी। गए। अब लेट शादी है, लेट मैरिजेस हैं, तो एवरीबॉडी इज प्रोड्यूसिंग 1 or 2 चाइल्ड एंड सेफ चाइल्ड। अब बच्चा तो नॉर्मल पैदा हो गया, डिलीवरी नॉर्मल हुई, लेकिन बच्चा अब नॉर्मल हो गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, जी सर्वाइकल पाल्सी का मरीज हो गया। तो अब जो है वो ऑपरेशन है वो ड्यू टू डिलेड मैरिजेस एंड अवेयरनेस की वजह से आ रहे हैं। दूसरा एक और बड़ा कॉमन कारण है जो नॉन मेडिकल कारण है, जी वो है कि लेडीज आती हैं, दे डोंट वांट टू टेक पेन, वो लेबर पेन नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखिए डिलीवरी होगी, कहा जाता है कि प्रसव वेदना जो है सबसे बड़ी वेदना है, वो कोई लेना नहीं चाहता। आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स बड़े लोग हैं, वो नहीं चाहते, वो चाहते डॉक्टर साहब हम ऑपरेशन कर दीजिए, हाँ। तो दे बाय चॉइस दे आर गेटिंग ऑपरेटेड। ये कारण है। इसीलिए हमारा मानना है चाहे वो बच्चा हेल्दी पैदा हो, माँ सेफ रहे, चाहे वो ऑपरेशन से हो, तो इसलिए ऑपरेशन अगर होता है और पढ़ रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। वो चूंकि डिलेड मैरिजेस हैं, ऑपरेशन से, इसलिए बढ़ रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। और डॉक्टर सीपी सिंह सर, आपसे एक जो हमारा अगला सवाल है कि वैक्सीनेशन की बात हुई थी अभी, तो वैक्सीनेशन जो पहली वैक्सीन होती है उसका समय कितना इम्पोर्टेंट है किसी बेबी के लिए? वैक्सीन वैसे तो बर्थ के बाद 15 दिन तक लगाई जा सकती हैं। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं। लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चा जब होता है पैदा तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जी तो इम्यून सिस्टम जो है उसका डेवलप होता नहीं है, तो इसलिए जितना अर्ली दे सके उतनी जल्दी ही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी उस बीमारी के लिए। दूसरा एक हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी अगर मदर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उसको मालूम नहीं है कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो वो ट्रांसफर कर सकती है वायरस बच्चे को। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है विदिन 24 आवर्स लग जानी चाहिए। अगर नोन केस है तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाया जाता है साथ में, लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसलिए फर्स्ट 24 आवर्स में इंपॉर्टेंट है अगर मदर का ऑस्ट्रेलिया एंटीजन स्टेटस अननोन है तो। ओके सर। हाँ, तो एक सर ये, हाँ प्लीज। पहले 24 घंटे इसलिए जो है वैक्सीन दी जाती है, अदरवाइज 15 डेज तक फर्स्ट डोज दी जा सकती है। जी सर। एक सर ये कॉमन चीज देखिए, पीलिया बहुत बड़ा कारण धीरे धीरे उठ के आ रहा है इंडिया में, तो उसको सर कैसे देखते हैं जो बच्चों में, नवजात बच्चों में पीलिया जो पीलिया का कारण जो है आमतौर तो फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी जो है जॉन्डिस, जी वो ज्यादातर टर्म बच्चों में भी होता है, प्री टर्म में ज्यादा कॉमन होता है। जी वो निगेटिव अगर मदर निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो जो है RH इनकैपेबिलिटी कहते हैं उसको, RH फैक्टर की इनकैपेबिलिटी, उसमें जो है पहला बेबी तो आमतौर पे सही होता है, लेकिन क्योंकि मदर में उसका ब्लड पहली डिलीवरी में चला जाता है तो अगले से बच्चे में पीलिया बहुत ज्यादा होने का चांस या पेट में ही खत्म हो जाने का चांस बहुत होता है। डॉस फिटेलिस कहते हैं उसको। तो वो एक पीलिया कारण होता है। दूसरा ABO इनकम्पेटिबिलिटी होता है। जी मदर अगर O पॉजिटिव है, बच्चा A या B है, तब उनमें भी चांसेस पीलिया के ज्यादा होते हैं। फिर बहुत सारे और भी कारण होते हैं, ब्रेस्ट में जॉन्डिस है या क्रिगलन-नाजा सिंड्रोम है, डूबी जॉनसन रोटर सिंड्रोम है, और बहुत सारे कारण हैं पीलिया के, लेकिन जो मेन पीलिया के कारण होते हैं फिजियोलॉजिक, ओ निगेटिव मदर, पॉजिटिव बेबी या ABO इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इसमें थैंक यू। फोटोथेरेपी में बच्चे को रखा जाता है, जी ज्यादातर मैनेज हो जाते हैं, वरना एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, Right. बच्चे का खून बदल देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सर। और अगला सवाल डॉक्टर मनोज सर से है कि सर, क्योंकि आप सोनोलॉजिस्ट हैं और ये बार बार जो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये खतरनाक है या एक सामान्य प्रक्रिया है? ये बहुत जटिल सवाल है, इसलिए क्योंकि बहुत कम डाटा अवेलेबल है। जी जो भी स्टडीज हुई हैं उनका बहुत लॉन्ग टर्म फॉलोअप है नहीं।
मतलब कोई बच्चा अभी पैदा हुआ था, 15 साल के बाद उसको कोई बीमारी हुई, वो अल्ट्रासाउंड बार बार कराने की वजह से हुई, ऐसा कोई डाटा है नहीं। पर फिर भी चीज़ें ये देखी गई हैं कि हजारों में कुछ इफेक्ट्स आते हैं अल्ट्रासाउंड की वजह से। हालांकि जैसे मैम ने बताया था, अल्ट्रासाउंड एक तरीके की रेज होती हैं जो कि नॉन आयोनाइज टाइप की रेज होती हैं, जिनका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता नहीं है। पर फिर भी अल्ट्रासाउंड का एक थर्मल इफेक्ट हो सकता है। अगर अल्ट्रासाउंड के प्रोब को हम जहाँ पर प्रेस करते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो वहाँ पे लोकल स्किन थोड़ी सी गर्म हो सकती है, एक ये इफेक्ट होता है। दूसरा एक मैकेनिकल इफेक्ट होता है, हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, फीटस के ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उसकी वजह से हो सकता है फीटस में कुछ एक्टिविटीज़ हों। कुछ स्टडीज़ बहुत रियरली ये देखा गया है कि जो बच्चे में बार बार अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उनमें थोड़ा बहुत बर्थ वेट कम मिलता है। कुछ बच्चे में ये भी देखा गया है कि उनमें डिलेड स्पीच, मतलब बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं। पर ये सब मैं बता रहा हूँ बहुत रेयर देखा गया है और अपने इंडिया में तो बहुत स्टडी हुई नहीं है, सब बाहर की स्टडी हैं, 2 बुक्स में लिखी हैं। उसके अलावा ये भी है कि कोई भी कंजेनाइटल डिजीज नहीं होती अल्ट्रासाउंड से, और कोई भी मैलिग्नेंसी जो पीडियाट्रिक्स मैलिग्नेंसी होती है, कैंसर होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड से नहीं होते। तो कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि बहुत सिग्निफिकेंट डाटा अवेलेबल नहीं है कि अल्ट्रासाउंड की वजह से कोई हार्म होता है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टडीज में कुछ जो चीजें मैंने बताई ऐसा पाया गया है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। और चूंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में या कोई जॉइंट फैमिली में इस तरीके से रहते हैं, तो अगला सवाल जो है डॉक्टर गरिमा मैम से है कि ये जो डिप्रेशन या स्ट्रेस महिलाओं में आ जाता है, फैमिली के कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं या कुछ भी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो डिप्रेशन का अगर शिकार हैं या अगर उनके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है। प्रेग्नेंट लेडीज में जो डिप्रेशन की समस्या है तो उसका मैनेजमेंट तो उसके घर वालों को एजुकेट करके ही मेरे ख्याल से हो सकता है। क्योंकि अगर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट है या घर वालों की वजह से है या घर में कोई लड़ाई झगड़ा है या सास की वजह से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट लेडी है या महिला है उसकी देखभाल के लिए लोग अवेयरनेस बहुत कम है। तो तब भी गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम हुए हैं तब भी लोग आने लगे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन उसके बावजूद जो हम लोग प्राइवेट में देखते हैं पेशेंट को फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो वो थोड़ा बहुत इलाज करा भी लेती है, लेकिन सेकंड में तो वो बिल्कुल आने की जरूरत नहीं समझती है। सेकंड में तो लास्ट टाइम में आएंगी, फिर कहेंगे मैडम हमको तो कोई परेशानी ही नहीं थी, हमको जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी यही कहते हैं कि अगर उसको कोई परेशानी है, जैसे कमर में दर्द है या पैर में दर्द है या उसको एनीमिया की प्रॉब्लम है जो एक्चुअली वो नहीं जानती है कि उसके हाथ पैर में दर्द क्यों है, उसकी बॉडी एक क्यों है, या उसके अंदर उसने इतनी मानसिक तनाव क्यों है, क्योंकि जनरल वेलबींग से ही अगर सही नहीं है तब भी उसको मानसिक तनाव हो सकता है। ये इसके बारे में वो नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सास है या घर में नंदे हैं या कोई भी है वो अक्सर यही कहती है क्या है या दादी है हमारे तो बच्चे ऐसे ही हो गए थे, हमारे तो 4 बच्चे ऐसे ही हो गए थे, हम तो काम ही करते रहते थे, ये तो बहाना बना रही है। तो उसके ऊपर महिला के ऊपर ये भी टेंशन होता है कि ये लोग क्या कहेंगे, और उसको वो मजबूरी में वो काम करती रहती है, या इसके पैर में सूजन आ गई है या इसके शरीर में सूजन आ गई है, हमारे तो पैर ऐसे ही सूजे रहते थे, इसको क्या जरूरत है दिखाने की, ये तो सब ऐसे ही बहाना करती रहती है। ये अक्सर बहुत कॉमन चीज है जो अक्सर हम लोगों को प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। तो ये डिप्रेशन की भी बात है कि हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, या अगर हम जाएंगे तो ये लोग कहेंगे। और अक्सर ये भी होता है कि जो महिला है या उसका पति है वो घर का जो है डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होता है, शादी हो गई, कमा नहीं रहा है, न्यूक्लियर उसमें फैमिली में, साथ की फैमिली में है, तो अब पापा क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेंगे, सास क्या कहेंगी, दादी क्या कहेंगी, रोज रोज लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा उसमें आ जाती है कि नहीं हमको नहीं जरूरत है दिखाने की, और जब आती है तो एंड अप करके वो सीवियर एनीमिया है या पीईटी है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई ना कोई उसको ऐसी बीमारी होती है। तो साथ वाले घर वालों को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है कि नहीं अगर कोई भी परेशानी है तो उसको आप चेकअप के लिए जरूर ले जाइए, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए, चाहे प्राइवेट सेक्टर ले जाइए, जैसा उनकी इच्छा हो वहां वो ले जाए, लेकिन जरूर ले जाए जिससे उसकी जांचें हो सके और वो समझ सके कि ये चीजें उसके में क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही है, तनाव क्यों हो रहा है, किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है या एक्चुअल में उसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो ये साथ वालों को ही समझना होगा, घर वालों को ही समझना होगा, सोसाइटी को भी समझना होगा, अगल बगल वालों को भी समझना होगा, देख के वे डॉक्टर को भी समझना होगा कि ये महिला किस चीज से जूझ रही है, उसके बारे में हम उसको एजुकेट करें, उसके घर वालों को एजुकेट करें, तभी इस समस्या का मेरे हिसाब से तो समाधान संभव है। इसमें मैम आप कुछ ऐड करना चाहिए प्लीज जी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको ये पता है, जो आपने कहा ना सास नंदे ही बुरी होती है घर का माहौल खराब करने के लिए। ऐसा नहीं है, कोई भी माहौल खराब कर सकता है।
खुद के प्रोफेशनल वर्क फील्ड भी आपको टेंशन दे सकता है अगर, इसीलिए शायद, क्यों डॉक्टर सीपी सिंह आप भी इस बात को मानेंगे, पहले क्या अभी भी ये कहा जाता है कि पहला बच्चा मैके में होगा, शायद इसीलिए कि जो एनवायरमेंटल टेंशन है सास नंदों का वो ना रहे और हेल्दी डिलीवरी मैके में जाके हो जाए, इसीलिए शायद समाज ने ये नियम बनाया था कि पहला बच्चा मैके में जाके होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, काम से भी दूर रहेंगे। काम से और स्ट्रेस से दूर ही रहे। अच्छा मैम, इसी में आपसे जानना चाहेंगे, जो खून की जांच होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में, अगर प्रेगनेंसी के दौरान, तो उससे कैसे गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है या उनका अनुमान लगाया जा सकता है खून की जांच? ये अभी कई बार इस चीज को डिस्कस किया है कि खून की जो जांच है, सबसे पहले जैसे ही ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तभी करा लेनी चाहिए। जैसे कि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जब भी हमें कहीं खेती करनी होती है, बीज डालना होता है, तो हम उस मिट्टी की उर्वरक शक्ति का भी अंदाजा लगाते हैं। तो ये जो खून की जांच है महिला की, ये एक तरीके से यही है कि जमीन है ना, वहां उसके शरीर में बच्चे को पलना है, तो उस शरीर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से आगे उसको और उसके अंदर पलने वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए ये शुरुआती दौर में खून की सारी जांच कराना जरूरी। इसमें एक जनरल ब्लड पिक्चर होती है, ब्लड ग्रुप, जैसा कि अभी डॉक्टर सीपी सिंह ने बताया कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, निगेटिव ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं को बहुत केयर की जरूरत होती है और उनके अंदर पलने वाले बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी समय उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्लड ग्रुप पता होना बहुत जरूरी है। खून की कितनी कमी है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। डायबिटीज है या नहीं है ये पता लगाना जरूरी है। थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, जो बहुत कॉमन है और जिसकी बहुत अहम रोल है बच्चे की ग्रोथ और बच्चे के मेंटल स्टेटस के लिए। दूसरा, उसके किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है या नहीं, उसका लिवर फंक्शन टेस्ट ठीक है या नहीं, क्योंकि कोई भी दवाइयां देंगे, कुछ भी देंगे, उसका असर उसके ऊपर पड़ा तो इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो खून की जांच में लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर हो गया, थायराइड की जांच हो गई, जनरल ब्लड पिक्चर हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया। फिर कितने इन्फेक्शंस होते हैं जो बच्चे को मतलब लगातार एबॉर्शन हो जाते हैं, जिसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं हम लोग, जिन पेशेंट में, उन लोगों में कई इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो इन्फेक्शंस के बारे में भी जांच शुरुआती दौर में ही हो जाए और उससे पता चल जाए कि औरत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ खून की जांच नहीं, पेशाब की भी जांच बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्री एक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया होता है, उसमें यूरिन में एल्ब्यूमिन आ जाता है। डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा है तो पेशाब में शक्कर की भी मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये सब चीजें देखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि शुरुआती दौर पे खून की और पेशाब की सारी जांचें कराई जाए। थैंक यू वेरी मच मैम। और सर, डॉक्टर सीपी सिंह सर से हमारा अगला सवाल है कि अगर आप देखेंगे इंडिया में आज भी आफ्टर बर्थ जो डेथ होती है बेबीज की, तो उसमें शुरुआती जो देखभाल होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए कि उनको रोका जा सके, जो बेबी की जो डेथ होती है आफ्टर प्रेगनेंसी? हाँ, इसको रोका ऐसे जा सकता है कि पहले तो जो डिलीवरी है किसी हॉस्पिटल में हो, जी, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, जो कॉर्ड है वो जो है बहुत एसेप्टिक तरीके से काटी जाए, गंदे ब्लेड या उसे ना काटी जाए, जिससे टिटनेस ना हो। बच्चे को अटेंड करने के लिए कोई स्किल जो है स्टाफ होना चाहिए जो जानता हो बच्चे को, अगर बच्चा रोया नहीं, सांस ले लिया, उसको सांस दी जा सके, बच्चे का सक्शन कर सके, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन कर सके, माँ को और बच्चे को जो है फीडिंग कराने के लिए बताना चाहिए कि जितनी जल्दी फीडिंग शुरू करेगी उतना ही बोतलों से दूर रहेगी, बोतल फीडिंग से, बॉटल फीडिंग से, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे बच्चे को। और साफ सफाई से रहें, ज्यादा लोग जो है वहाँ बच्चे के पास ना आए, और जो बीमार लोग हैं वो तो बिल्कुल ही ना आए बच्चे के पास। हाइजेनिक एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए, हाथ धो के बच्चे को छूना चाहिए। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखें तो शुरुआती कुछ दिन तक तो बच्चा, अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो गांव की जो लेडीज हैं, उनकी सास वगैरह हैं, जो भी बात हो रही थी, वो तो कहती हैं पहले इसको शहद चटा दो या बकरी का दूध
पहला फीड वो होना चाहिए शहद या बकरी का दूध। जी। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज भी लोग चल रहा है गाँव में। तो ये इस चीज को जो है अगर डिलीवरी हॉस्पिटल वगैरह में होती है तो इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है कि तो सर शहद का आपने जिक्र किया, हाँ। शहद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर हाइपोग्लाइसीमिया है अवॉइड करने के लिए गांव में दिया जाता था जी। लेकिन अब जब हॉस्पिटल डिलीवरी अगर होती है हम्म। तो शहद की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जी। ग्लूकोमीटर से बच्चे का शुगर चेक कर सकते हैं। अगर शुगर कम है तो आप उसको आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। तो शहद की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट प्रीटर्म बेबी से शहद की जो है ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा होती है, सो निकोटाइजिंग एंटरोकोलाइटिस होता है, जिसको एनईसी कहते हैं। ओके, तो ये खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर प्रदीप मेहता सर से ही हमारा अगला सवाल है कि सर जो डॉपलर स्कैन का जो टेस्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान? देखिए डॉपलर टेस्ट जो है वो ब्लड फ्लो को चेक करता है। जी तो जो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है जी वो हम लोग डॉपलर टेस्ट से कर लेते हैं। जी प्लेसेंटा ब्रैकियल कॉर्ड का फ्लो देख लेते हैं और बच्चे का अगर वो ब्रेन है तो ब्रेन में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का हम लोग ब्लड फ्लो देखते हैं। उससे पता लग जाता है कि वो बच्चे को ब्लड पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और दूसरा अब नया थोड़ा सा और एडवांस हो गए हैं तो अब डॉपलर से जो फीटल हार्ट है जी हम उसका 2D इको भी कर लेते हैं। तो अगर उसकी वॉल में कोई गड़बड़ है, कंजेनिटल वाल्व डिजीज है, वो डॉक्टर जो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं 2D इको करते हैं बच्चे का, बच्चे को इको होता है, फीटल इको होता है, उससे पता चल जाता है। Thank you. ये बात है। थैंक यू वेरी मच सर। और जो हमारा अगला सवाल है वो डॉक्टर गरिमा मैम से है कि मैम, क्योंकि आप लोगों का काफी एक बड़ा एक्सपीरियंस हो गया है क्लिनिकल, तो जो भ्रम है लेडीज में या महिलाओं में आज की डेट में प्रेगनेंसी के दौरान उसको कैसे डील करती है, या वो कौन कौन से कॉमन मिथ हैं? कॉमन मिथ तो कई सारे होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज में कि जैसे एक दो तो आप ही लोगों ने शायद बताया था कि नारियल खाते हैं तो हाँ। गोरा बच्चा पैदा होता है। जी। तो वही है कि कोई भी चीज खाने पीने से किसी के रंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो रंग होता है वो अक्सर जेनेटिक होता है, मदर फादर के ऊपर के जीन से होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है, या फैमिली के जो जीन्स है उसके ऊपर डिपेंड होता है, या बहुत अधिक चाय कॉफी चाय पीने से काला हो जाता है। तो वही बात आ जाती है कि रंग का चाय से कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन केसर इसलिए हाँ। महंगा हो गया। केसर, हाँ केसर वाला दूध भी है। केसर वाला दूध से भी जो है क्या होता है, गोरा होता है। गोरा बच्चा होता है। अच्छा, तो अगर ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में वाले दूध तो बेटा पिक्चर आई थी उसमें भी अच्छा, अच्छा तभी से ये केसर- चल रहा है कि केसर के दूध पीने से बच्चा गोरा होगा। हाँ बच्चा गोरा हो जाता है। नहीं, कहीं कहीं कुछ लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी बात करते हैं कि अगर ये खाओगे तो लड़का होगा, ये खाओगे तो लड़की होगी। हाँ, दूध पीना एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको दूध मिल जाता है। जी ये इम्पोर्टेंट चीज है इसके मिथ की वजह से। लेकिन इन चीजों का वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है कि किसी के खाने पीने से कोई गोरा हो जाता है, काला हो जाता है, या एब्डोमिनल बेली कैसी है आगे से ऐसी है तो कैसा होगा। इसमें सर, एक चीज माइक- है। लोग माइक- गोरे बच्चे के लिए क्यों कहते हैं, गोरे बच्चे के लिए क्यों कहते हैं कि गोरा बच्चा है? अभी अगर गोरा बच्चा हो जाएगा तो डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा ना। हाँ। ये तुम्हारे बेटी का है कि नहीं है। तो गोरा और काले के पीछे क्यों पड़े रहते हैं सब लोग यार। हाँ ना नारियल और मिश्री खाने से गोरा होगा, ना केसर का दूध पीने से गोरा होगा, ठीक है ना। जैसे है तो- वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका बच्चा आपके और आपके पति जैसा, आपके परिवार जैसा हो ना। लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल अपने माँ से मिलती है, अपने बाप से मिलती है, अपने दादा से मिलती है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। राइट। तो इस चीज पे गौर करें, इस चीज पे ध्यान दें, ये ज्यादा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच मैम। आप ही से अगला सवाल लेते हैं कि जो शुरुआती थकान होती है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही, उसको नजरअंदाज करना कितना घातक साबित हो सकता है? ये बहुत घातक होगा, क्योंकि थकान कब होती है? जब आप ज्यादा काम करते हो तो आपको थकान होती है। जब आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना पीना आपके शरीर में नहीं जाता है तो थकान होती है। तो और जब आप दिमागी तौर पे टेंशन में रहते हो तो थकान होती है। तो अगर ये थकान आपके शरीर में आ रही है तो आपको ये सोचना चाहिए किस चीज की कमी है या किस चीज की वजह से ये हो रहा है, और उस एलिमेंट को दूर करना है। Right. तो थकान को, जैसे होता है ना, अरे हम भी काम करते थे, थोड़ी बहुत थकान होती थी, आराम कर लो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो थकान की वजह पता होनी चाहिए कि थकान क्यों हुई है। अगर खाया पिया नहीं है बहुत देर से
तो आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, आराम नहीं किया है तो आराम करें, प्रोफेशनल वर्क फील्ड पे अगर प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो थकान को नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे गर्भावस्था हो चाहे साधारण जिंदगी के हर इंसान के ऊपर ये लागू होता है। थैंक यू वेरी मच मैम। और डॉक्टर मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो मिथक है समाज में कि सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड के आधार पे ये पता लगाया जा सकता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी। ये बहुत बढ़िया सवाल, जी क्योंकि हर लेडी का अल्ट्रासाउंड जैसे ही आप खत्म करोगे सबसे पहले उसका यही सवाल होता है, सर क्या डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। इसी के बीच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे डॉक्टर संतोष गुप्ता सर का। थैंक यू। जी, तो मैं कह रहा था कि हर फीमेल ये पूछती है अल्ट्रासाउंड कराने के बाद, क्या सर बच्चा हमारा नॉर्मल हो जाएगा या ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे की डिलीवरी होने में 3 चीजों का रोल होता है। एक तो होता है पावर, जी। जो हमें यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से मिलती है। एक होता है पैसेंजर, जो कि बच्चा होता है, और एक होता है पैसेज, जो उस रास्ते से पास होता है, जिस रास्ते से बच्चा पास होता है। जी तो इन सब 3 चीजों को मिला के ये देखना पड़ता है कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा कि ऑपरेशन हो जाएगा। अब हमने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड पे हमने देखा बच्चा सीधा है, मतलब उसकी पोजीशन नॉर्मल है, नीचे की तरफ उसका सर है, पानी की मात्रा बढ़िया है, प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक है, बच्चे का मूवमेंट बढ़िया हो रहा है, उसका धड़कन बढ़िया चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है, मतलब जो पैसेंजर है, वो तो ठीक ठाक है। लेकिन जो पैसेज है, जहां से बच्चे को नीचे पास होना है, उसके बारे में अल्ट्रासाउंड पर असेसमेंट करना मुश्किल होता है। जी उसके लिए जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो एक टेस्ट होता है पेल्विमेट्री। वो पेल्विमेट्री करके देखती हैं कि जो पेल्विक बोन है उसके अंदर से बच्चे के निकलने भर का रास्ता है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड पे हम ये बता सकते हैं कि बच्चे का अगर हेड बहुत बड़ा है, पेल्विक बोन का रास्ता बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं ना सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। ऐसे केसेस में बच्चा नीचे से कैसे निकल पाएगा। और एक चीज और है कि जो हम पावर जो होती है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसको तो दवाई से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 2 फैक्टर होते हैं पैसेंजर और पैसेज, उसको हम मॉडिफाई कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड से डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि बच्चा नॉर्मल हो जाएगा या सिजेरियन हो जाएगा। इसके लिए और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी डॉक्टर्स देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा। इसी के बीच में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वानी गुप्ता जो गेस्ट हैं, ससासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की प्रोफेसर प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मैम का। और अगला सवाल जो लेंगे डॉक्टर रूबी मेहता मैम से लेंगे कि जीवन शैली से प्रेगनेंसी को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। किस तरह की जीवन शैली से? जीवन शैली से फर्क पड़ता है एक महिला के जीवन पर। अगर एक कामकाजी महिला है, उसको बार बार आना जाना पड़ रहा है, दूर दराज जाना पड़ रहा है, तो उसको अपने हिसाब से ये देखना पड़ेगा। और ये एक लेडी हमसे पूछती है, हर डॉक्टर से ये पूछती है कि मैम मुझे इतने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आमूमन हम लोगों का ये जवाब होता है कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सावधानी बरतते हुए जाइए और सावधानी बरतते हुए आइए। दूसरा हुआ कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है। जैसे ड्रिंक करने वाली महिलाएं हैं, स्मोक करने वाली महिलाएं हैं, तो डेफिनेटली इन सब चीजों का फर्क प्रेगनेंसी पर और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर और बाद में डिलीवरी पे पड़ता है। इसीलिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक तरीके से रहते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका लाइफ स्टाइल हाइजीनिक नहीं है, आप को इतना ज़्यादा स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन आपकी बॉडी पर होंगे, उसका भी असर बच्चे पे और आपके ऊपर पड़ेगा, जो अल्टीमेटली डिलीवरी पर उसकी छाप छोड़ेगा। तो रहन सहन, खान पान, रहन सहन में एक्चुअली जीवन शैली में हर चीज आती है। बिल्कुल। आपका रहन सहन, आपका खान पान और आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट। तो इन
सब चीजों का असर प्रेगनेंसी और महिला के ऊपर पड़ता है, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है, ये इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन ये हम लोगों का मिथ है कि नहीं है। गांव में अगर जाइए तो औरतें आपको बीड़ी पीती हुई मिलेंगी, और उसका असर होता है उनके बच्चों पे कि बच्चों का वजन कम होता है या बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम आती है, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है इस चीज से, स्मोकिंग से। तो ये कहना कि मतलब यूरोपियन कंट्रीज में इसका चलन है, इंडिया में भी ये जो बीड़ी पीने वाली प्रथा है और तंबाकू खाने वाली प्रथा है, उससे बच्चे पे फर्क पड़ता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान देना है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, पहले इतना स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नहीं था, पीरियड तक जाकर के गर्भवती, खासतौर से इन लोगों को इस चीज के ट्रेन किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को चयनित करके उनको नियमित रूप से आप सलाह दें, उनको चेकअप के लिए देखें, उनका वजन देखें बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उनको समय समय पर आयरन और कैल्शियम की टैबलेट दें। तो सरकार भी इस चीज पर बहुत काम करने के लिए आगे बढ़ी हुई है कि हम मातृत्व जो मृत्यु दर है और जो नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है, उसको किसी तरह से कम कर सकें। थैंक यू। तो हमारे पास पैरामीटर्स बहुत हैं इन चीजों को देखने के लिए और संभलवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं, तो इसको हम लोग विराम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रूबी मेहता मैम, डॉक्टर गरिमा मैम और डॉक्टर सीटी सेंटर। थैंक यू वेरी मच।